जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं ला नीना के बारे में। चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इससे क्या हुआ है कि 2022 की सर्दियों में जो हमारे देश में ठंडी पड़ती है उत्तर भारत की तरफ, यहाँ पे भारत में वायु गुणवत्ता को इसने प्रभावित किया है। और इस पर नए अध्ययन क्या कहते हैं, इस पर कई चीज़ें, कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि अल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है, दोनों के बारे में हम अलग से भी जानेंगे। तो बृहद चर्चा करेंगे, लेकिन शब्दों को कम करते हुए कम शब्दों में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी लेक्चर खत्म होने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर सकते हैं कि वो भी करंट अफेयर्स की दुनिया में आगे बढ़ सकें। तो पहली बार है कि भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता को ला नीना घटना से जोड़ा गया है और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से जो अल नीनो और ला नीनो को और अधिक गंभीर बना रहा है। बात करते हैं 16 दिसंबर 2022 की। तो 16 दिसंबर 2022 को दक्षिणी मुंबई धुंध में डूबा हुआ था। उस सर्दी में मुंबई में हवा की गुणवत्ता असामान्य रूप से खराब देखी गई थी। यानी कि अब देखे होंगे कि भारत में तो मान लीजिए उत्तर भारत में ठंडी पड़ती है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में ठंडी नाम मात्र की पड़ती है। वो भी जनवरी के आसपास थोड़ी बहुत ठंडी दिसंबर लास्ट में पड़ जाती है, क्योंकि समुद्री इलाका है और वहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, अलग है। यह माना जाता है कि भारत में मानसून वर्षा अल नीनो और ला नीनो या ला नीना घटनाओं से काफ़ी प्रभावित होती है और पूर्वी प्रशांत महासागर का बारी बारी से गर्म होना और ठंडा होना जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। भारतीय शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में अब सुझाव दिया गया है कि देश में हवा की गुणवत्ता भी दो मौसमी घटनाओं से प्रभावित हो सकती है। बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में तर्क दिया गया है कि 2022 की सर्दियों में कुछ भारतीय शहरों में असामान्य वायु गुणवत्ता को रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उस समय प्रचलित ला नीना का यह पहली बार है कि भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता को ला नीना घटना से जोड़ा गया है और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से जो अल नीनो और ला नीना को और अधिक गंभीर बना रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो अक्टूबर से जनवरी के दौरान उत्तरीय भारतीय शहरों, विशेष रूप से दिल्ली में दोपहर 2:05 की बहुत अधिक सांद्रता का अनुभव होता है। विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी कारक, तापमान, नमी, हवा में भारीपन, हवा की गति और दिशा, वायुमंडल के निचले स्तरों में प्रदूषकों को फंसाने में भूमिका निभाते हैं। ये कारक अन्य क्षेत्रों से प्रदूषकों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न प्रदूषकों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ले जाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। यानी कि जो पराली जलाई जाती है उसके जो धुएं निकल के आते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि 2022 की सर्दियों में इस सामान्य से एक महत्वपूर्ण विचलन को देखा गया। दिल्ली सहित उत्तरी भारतीय शहर सामान्य से अधिक स्वच्छ थे, जबकि पश्चिम और दक्षिण के मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता सामान्य से भी बदतर रही, यानी कि हवा की गुणवत्ता खराब थे। अध्ययन में कहा गया है कि सर्दियों में गाजियाबाद में 2.5 पीएम सांद्रता में सामान्य से लगभग 33% की कमी देखी गई, जबकि नोएडा में सांद्रता सामान्य से 28% कम थी। दिल्ली में लगभग 10% की कमी देखी गई। इसके साथ ही मुंबई में सांद्रता 30% बढ़ गई, जबकि बेंगलुरु में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वह असामान्य व्यवहार था जिसका अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता निकले थे जब उन्होंने पाया कि यह ला नीना के संभावित प्रभावों का कारण बन रहा है। हवाओं की दिशा की बात करें तो 2022 की सर्दियों की विसंगति को समझाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक सामान्य हवा की दिशा में बदलाव था। इस समय के दौरान हवा आमतौर पर उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती है। उदाहरण के लिए पंजाब से दिल्ली की ओर और आगे गंगा के मैदानी इलाकों में यह एक मुख्य कारण है कि पंजाब और हरियाणा में कृषि अपशिष्ट प्रदूषक दिल्ली में प्रवाहित होते हैं। हालांकि 2022 की सर्दियों में हवा का प्रवाह उत्तर दक्षिण दिशा में था। पंजाब और हरियाणा से आने वाले प्रदूषक तत्व दिल्ली और आसपास के इलाकों को पार करते हुए राजस्थान और गुजरात से होते हुए दक्षिणी क्षेत्रों की ओर
उड़ गए। दिल्ली और मुंबई में उत्सर्जन के स्थानीय स्रोतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उत्तरी राज्यों से अतिरिक्त प्रदूषक भार जो आमतौर पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उतरता है, एक अलग प्रक्षेप वक्र में चला गया और प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंच गया। कुछ मुंबई में भी उतरा। प्रमुख शोधकर्ता और अग्रणी वायु में से एक गुफरान बेग ने समझाया, देश के प्रदूषण जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि उस वर्ष मुंबई के पास हवा के स्थानीय परिसंचरण का व्यवहार भी असामान्य था। हवा की धाराएं हर कुछ दिनों में जमीन से समुद्र की ओर बहने के बीच बदलती रहती हैं। जमीन से समुद्र की ओर बहने पर हवाएं प्रदूषकों को शहर से बाहर ले जाती हैं। हालांकि 2022 में हर 4 से 5 दिनों में दिशा बदलने के बजाय हवाएं 1 सप्ताह या 10 दिनों से अधिक समय तक एक ही दिशा में बनी रहीं, जिससे मुंबई में प्रदूषण का अधिक संचय होता रहा। ला नीना और जलवायु परिवर्तन का संबंध क्या है? तो दोनों मामलों में हवा के व्यवहार का विस्तारित ला नीना से कुछ लेना देना है, जो 2022 की सर्दियों तक असामान्य रूप से लंबे 3 वर्षों तक बना रहेगा, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि 2022, 23, 24, तो 2024 में भी ये बने रहने की संभावना है, यानी कि मुंबई की जो हवा है वो प्रदूषण युक्त हो सकती है। कंप्यूटर मॉडल में ला नीना के परिणाम स्वरूप वैश्विक वायु परिसंचरण डेटा का उपयोग जब वैज्ञानिकों ने किया तो उन्होंने पाया कि भारतीय क्षेत्र में हवा के पैटर्न के उद्भव को देखा परिवर्तनों के समान थे, यानी कि जो हवा के पैटर्न थे वो बदल रहे थे। उन्होंने बताया कि जब पिछले वर्षों के डेटा को उन्होंने देखा, जो मॉडल चलाए गए थे, तब एक मजबूत ला नीना मौजूद नहीं था, तो ये विषम हवा पैटर्न गायब हो गया। इससे ला नीना स्थितियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई देती है, ऐसा एक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया जिनका नाम बेग है। बेग ने आगे भी कहा कि सभी ला नीना घटनाएं भारत में पवन परिसंचरण में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला सकती हैं। यह एक विशेष रूप से मजबूत घटना थी और वायु परिसंचरण पर प्रभाव ला नीना के तीसरे वर्ष में ही स्पष्ट हो गया, इसलिए एक संचयी प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि अल नीनो भारत में वायु गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि उस वर्ष हवा की गुणवत्ता में असामान्य रुझान के लिए हवा के पैटर्न में बदलाव ही एकमात्र कारण नहीं था। इसमें ला नीना से असंबंधित स्थानीय मौसमी या मौसम संबंधी स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में प्रदूषक सांद्रता में भी कमी आ सकती है। तो ये चीज़ें हमने जाना कि ला नीना से किस प्रकार से भारत की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। भाषा कठिन हो सकती है क्योंकि इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी ट्रांसलेट किया गया है और गूगल ट्रांसलेट हार्ड शब्दों का उपयोग करता है, मतलब कठिन हिंदी शब्दों का उपयोग कर लेता है। खैर, हमने अभी तक ये जाना कि भारत में जो ला नीना है और अल नीनो है, इनका प्रभाव पड़ रहा है। और अल नीनो और ला नीनो क्या है, वे मौसम को कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है, दुनिया में इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या सोचा जाता है। जब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो पहले इनकी हम सामान्य स्थिति की बात करते हैं। तो सामान्य अवस्था में अर्थात अल नीनो और ला नीनो न होने की स्थिति में व्यापारिक पवनें उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जो गर्म नम पवन और गर्म सतह के जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर ले जाती हैं तथा मध्य प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत ठंडा रखती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म समुद्री सतह का तापमान वायुमंडल में गर्मी और नमी को पंप करता है। वायुमंडलीय संवहन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया से यह गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है और यदि हवा पर्याप्त रूप से नम है तो विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है और वर्षा होती है। सतह पर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली हवा के साथ पश्चिम में उठने और पूर्व में गिरने वाली हवा के पैटर्न को वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है। जब हम ला नीना की बात करते हैं तो स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ होता है छोटी लड़की। फिर से सुनिएगा, जो स्पेनिश भाषा होती है उसमें ला नीना को छोटी लड़की के नाम से जाना जाता है। इसे कभी कभी अल विएखो या एंटी अल नीनो या एक शीत घटना भी कहा जाता है, यानी कि ठंडी में होने वाली घटना। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवत
प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान का द्योतक है। इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रभावों की बात करेंगे तो यूरोप में अल नीनो शीत ऋतु में तूफानों की प्रवृत्ति को कम करता है। ला नीना उत्तरीय यूरोप यानी कि विशेष रूप से यूके में हल्की ठंड, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अत्यधिक ठंड और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बर्फबारी के लिए जिम्मेदार होता है। उत्तरी अमेरिका में इसका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि इस महाद्वीप में भी ऐसी स्थितियों को देखा जा सकता है। इसके व्यापक प्रभावों में शामिल क्या क्या है तो वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में तेज हवाओं का प्रवाह होता है। कैरेबियन और मध्य अटलांटिक क्षेत्र में तूफान के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में तूफान की घटनाएं होती हैं। और दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो ला नीना दक्षिण अमेरिकी देशों पेरू और इक्वाडोर में सूखे का प्रमुख कारण बन जाता है। इसका आमतौर पर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के मछली पकड़ने के उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी प्रशांत में ला नीना विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र महाद्वीपीय एशिया और चीन में भूस्खलन की दर को तीव्रता देता यानी कि बढ़ा देता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में भी भारी बाढ़ आ जाती है। पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और सोमालियाई तट से दूर के क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होती है। तो ये हमने अभी अल नीनो के बारे में जाना, ला नीना के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे अल नीनो के बारे में। ला नीना के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली, अल नीनो के बारे में जानते हैं। अल नीनो जो है एक जलवायु प्रणाली है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि ENSO नामक एक बड़ी घटना का उच्च चरण है। इसकी दर ला नीना की तुलना में अधिक होती है। इसके प्रभावों की जब हम बात करेंगे तो महासागर पर जब प्रभाव की बात करेंगे तो अल नीनो समुद्र की सतह के तापमान, उसकी धाराओं की गति, तटीय मत्स्य पालन एवं ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका और उससे संलग्न अन्य क्षेत्रों के स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि की बात करें तो गर्म सतही जल के ऊपर संवहन से वर्षा में वृद्धि होती है। इससे दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और समतल मैदानों में कटाव की दर बढ़ जाती है। बाढ़ एवं सूखे के कारण होने वाले रोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं तो इसकी हम बात करें तो बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक खतरों से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपते हैं। अल नीनो जैसी जलवायु प्रणाली से संबंधित बाढ़ विश्व के कुछ हिस्सों में हैजा, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैला सकती हैं, जबकि इसकी वजह से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के जंगलों में आग लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी रोगों का प्रमुख कारण भी बन जाती हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो कभी कभी इसका नज़र भी आता है। उदाहरण के लिए अल नीनो अटलांटिक क्षेत्र में तूफान की घटनाओं को कम कर देता है। दक्षिण अमेरिका में इसका क्या प्रभाव होता है तो जहां अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है, वहीं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में यह सूखा का कारण बनता है। इन सूखे में जलाशय सूख जाते हैं और नदियों में कम पानी होता है, जिससे क्षेत्र की जल आपूर्ति को खतरा हो जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में ऐसा होता है। सिंचाई के लिए पानी पर निर्भर कृषि क्षेत्र को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में अल नीनो से सूखा पड़ जाता है। ठीक है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बात करेंगे तो अल नीनो जो होती है ये हवाएं सतह के गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती हैं, जहां यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक सीमा स्थित होती है। इंडोनेशिया में उष्ण व्यापारिक पवनों के कारण इक्वाडोर की तुलना में समुद्र की सतह सामान्य रूप से लगभग 5 मीटर ऊंची और 4 से 5 डिग्री यानी कि फ़ारेनहाइट गर्म हो जाती है। गर्म पानी के पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण इक्वाडोर, पेरू और चिली के तटों पर ठंडे पानी सतह से ऊपर की ओर उठते हैं। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग के रूप में जाना जाता है। अपवेलिंग ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी को यूफोटिक जोन समुद्र की ऊपरी परत तक बढ़ाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन की अगर हम बात करें, जिन्हें ENSO के नाम से जानते हैं,
तो ला नीना और अल नीनो के संयुक्त चरणों को अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, जब ला नीनो और अल नीनो दोनों एक साथ काम करने लगे तो उसे अल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं, ENSO के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह पूरी पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्न, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करता है। कौन? अल नीनो दक्षिणी दोलन, यानी कि ला नीना और अल नीनो जब एक साथ होते हैं तो ये पूरी पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्नों, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करते हैं। निरंतर तीसरे ला नीना के प्रभाव क्या होते हैं? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ला नीना की स्थिति वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पर बनी हुई है। भारत पर भी इसके प्रभाव है, उसके बारे में हमने पीछे चर्चा की है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भी आपके साथ चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगी। भारत मौसम विज्ञान IMD ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है, पश्चिमी घाटों पर औसत या औसत से कम वर्षा हो सकती है, उत्तर भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा सामान्य से कम होगी, पश्चिमी हिमालय में हिमपात सामान्य से कम होगा, मैदानी इलाकों में सर्दियों का तापमान सामान्य से कम होगा, उत्तर भारत में लंबे समय तक सर्दी का मौसम बढ़ सकता है, जैसा कि इस वर्ष आपने देखा। पूर्वोत्तर मानसून के दूसरे भाग के दौरान अधिक वर्षा होगी और कृषि पर इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, यानी कि अगर इस दौरान वर्षा हुई तो किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद होने का खतरा रहेगा, क्योंकि खरीफ फसलों की कटाई सितंबर अंत या अक्टूबर की शुरुआत में होती है और इससे ठीक पहले की जो वर्षा होती है वो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। फसल के साथ बेमौसम वर्षा होने पर किसानों को दोहरा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अल नीनो और ला नीनो के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इस शब्दों को कम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। खैर, एक बड़ा टॉपिक था जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर यह प्रभाव डालता है, पर्यावरण से संबंधित था, इन्वायरमेंट से संबंधित था, साथ ही साथ जियोग्राफी से भी आप कह सकते हैं संबंधित था, क्योंकि पर्यावरण जो है जियोग्राफी यानी कि भूगोल का ही पार्ट होता है। तो इस प्रकार से आपके ये कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे देश में और दुनिया में किस प्रकार से बदलाव होते हैं, जिस पर हमने डिटेल में बृहद चर्चा की है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।